हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका श्री एडू रूट्स चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे श्री एडू रूट्स को, ठीक। और हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए श्री_एडू रूट्स सर्च करें, या फिर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए श्री एडू रूट्स ज़रूर सर्च करें। आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिहार। वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताइए। बिहार के आर्थिक जीवन पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित कुछ प्रभाव है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योगों की उपेक्षा हुई है। वैश्वीकरण के कारण बिहार की कुटीर और लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात के कारण बहुत सारी उत्पादन इकाइयां बंद हो गई, जिसके फलस्वरूप रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। बिहार में आधारभूत संरचना की कमी के कारण यहाँ पूंजी निवेश बहुत कम हुआ है। Globalization has the following adverse effect on the economic life of Bihar. In the line of globalization, there has been a vision of agriculture and agriculture-based entrepreneurs. Due to globalization, the registry and small-scale industries of Bihar are adversely affected. Due to globalization, many productions stopped due to import of goods manufactured and multinational companies, which have adversely affected the employment. Due to lack of agricultural structure in Bihar, capital investment have been very less here. यहाँ पे मिस प्रिंटिंग के कारण यहाँ पे सारी लिखा गया, उसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ बिहार्स इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है, कृषि, वो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसका कथन की व्याख्या करना हमें। तो बिहार में हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कृषि को बिहार का रीढ़ माना जाता है। इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं, बिहार में 90% लोग गांव में रहते हैं और यहाँ 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। यह एक कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए जीविका का मुख्य आधार कृषि ही है, अर्थात कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया है। 1990-91 ईस्वी में यह 48.88% भूमि पर कृषि की जाती थी। 2005 से 6 में बढ़कर 59.37% हो गया। तो इन कुछ वर्षों में यहाँ पे कृषि उत्पादन बढ़ गया हुआ था। यहाँ भदई और अगहनी फसल, धान, ज्वार, बाजरा, मकई, अरहर और गन्ना उपजाए जाते हैं। रबी फसल में गेहूं, जौ, दलहन और तिलहन उपजाए जाते हैं और गर्मा फसल गर्मा धान तथा विभिन्न प्रकार के सब्जियां उगाई जाती हैं। व्यावसायिक फसलों में गन्ना, जूट और तंबाकू प्रमुख हैं। सब्जियों के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लोबिया, फूलगोभी, पत्ता गोभी आदि उपजाए जाते हैं। मौसमी फलों में आम, अमरूद, केला, लीची, ये सब फल यहाँ पे प्रमुख माने जाते हैं। मसालों में मिर्च, हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, व्यावसायिक फल, मसाले और एवं फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे आंसर है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज फॉर इंडिया। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारे काफ़ी सारी नदियाँ हैं। तो वाटरवेज वैसे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वाटरवेज का इंडिया में। तो इसके लिए आप आंसर देख सकते हैं, जल मार्गों का महत्व। जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और भारी सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। भारत के पास 14,500 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय नेविगेशन जलमार्ग है। भारत में 14,500 किलोमीटर की अंतर्देशीय देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए बहुत सारे मार्ग बनाए गए हैं, जो कि जल से होकर जाते हैं, नदियों द्वारा कोई भी सामान यहाँ से वहाँ किया जाता है।
परिवहन किया जाता है। कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो विभिन्न देशों से माल के परिवहन में मदद करते हैं। इसके अलावा यात्रियों के लिए यात्रा करने और भारत के भीतर माल परिवहन करने के लिए नदी बंदरगाह भी है। इंग्लिश में देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज है, ठीक है। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और यहाँ मतलब यह सूटेबल होता है भारी से भारी सामान ले जाने के लिए। अब चूंकि प्लेन वगैरह से भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए बड़े बड़े जो टंकर होते हैं उसको वाटरवेज के द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक शहर से दूसरे शहर भी भेज देते हैं जो नदी से जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी कम ईंधन वगैरह खाता है और काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे इनलैंड नेविगेशन होने के कारण ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में गेहूं उत्पाद क्षेत्र का उल्लेख करें। डिस्क्राइब द मेन जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर व्हीट प्रोडक्शन एंड मेंशन द व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। हम लोग इंडिया में काफ़ी सारे जगह पर व्हीट का प्रोडक्शन अच्छे मात्रा में होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग को बताना है कि व्हीट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, कैसा मौसम चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, बारिश कितना चाहिए, देखते हैं। द जियोग्राफिकल कंडीशन नीडेड फॉर व्हीट कल्टिवेशन आर ए जेंटल स्लोप ऑफ फर्टाइल लैंड और इज ऑप्टिमम फॉर द व्हीट कल्टिवेशन। गेहूं की खेती के लिए हल्की ढाल वाली या फिर उपजाऊ भूमि सर्वोत्तम है। 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। गेहूं की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बोथ ऑफ द फर्टाइल एल्यूवियल एंड द मिक्स सॉइल आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। उपजाऊ जलोढ़ और मिश्रित मिट्टी दोनों ही गेहूं की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। ए टेम्परेचर इज इन द रेंज ऑफ 14 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। गेहूँ का जब बुआई चलता है तो तापमान कम होना चाहिए, 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कुछ मेन सिटीज़ के बारे में बताने के लिए भी बोला है, तो यहाँ मेन सिटीज़ हो गए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। आप लोग जानते होंगे कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा गेहूँ वगैरह की खेती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन रिसोर्सेज, संसाधन क्या होते हैं उसको परिभाषित करना है। एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। ये रिसोर्स का डिफिनेशन काफ़ी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध कोई भी चीज़ जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है, उसे साधन कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ सीड्स ऑफ हाईली यील्डिंग वैरायटी, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इन 1966 to 67 a new era was established due to a technological change by green revolution for improvement in our agriculture in India। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति कहते हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था 1966 to 67 में, जब नए नए वैरायटी के सीड्स वगैरह मार्केट में आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे ये बढ़ा था। हालांकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना खेतों के लिए सही होता तो नहीं है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को लेके इन सब चीज़ का यूज़ होने लगा है। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो खुल रहे हैं नए नए या फिर बहुत सारे खुले, उन सब का इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या योगदान है, देखते हैं उनके बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू ए नेशनल इनकम बाय, पहला है इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फॉर द प्रोडक्शन एंड गुड एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट सब्सटेंशियल इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। जीडीपी को बढ़ाने में, किसी भी कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने में इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वहाँ पे उस इंडस्ट्री के लगने के कारण से बहुत सारे सर्विसेज जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी कंट्री के यूथ वगैरह को या फिर किसी भी बेरोज़गार लोगों को नौकरी वगैरह से मिल जाता है आसपास में। Industries generates employment for vast majority which help in improving living standard and poverty eradication. Industrial sector adds to country's growth and provide wide variety of choices for consumers. It ensures exports of manufactured good
thereby adding to the country's foreign exchange. It improves country's infrastructure and contribute to the overall development. इसका आंसर हिंदी में देख लेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्योग का योगदान, अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान यहाँ पे दिया हुआ। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं हिंदी का, सेम चीज़ जो पहले समझाए थे वही है। डिस्क्राइब द सीमेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह जो उसको बताना है। इंडिया इज एट सेकेंड प्लेस इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है सीमेंट के प्रोडक्शन में। इंडिया प्रोड्यूसेज अबाउट 6% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। पूरे वर्ल्ड में जितना सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो उसका 6% इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है। रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, जिप्सम, एल्यूमिना, बॉक्साइट एंड चाइना क्ले etc आर which are heavier and occupy more spaces are required for cement industry. Cement itself very heavy, so cement industry is established near the place where raw materials is available. It also requires coal and electricity. There has been a noticeable progress in cement industry in Gujarat. Cement factories are located at Porbandar, Dwarka, Sikka और सेवालिया etc। तो भारत में गुजरात वगैरह में इंडस्ट्री है, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर, द्वारका, सिक्का, सेवालिया जगह पर सीमेंट का इंडस्ट्री है। यहाँ पे हिंदी में आंसर दिया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो समझाए हैं वही है। वाई इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। भविष्य में मानव उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण है। संसाधन को उस स्तर पर संरक्षित किया जाना चाहिए जिससे नवीकरणीयता उपभोग के साथ तालमेल बनाए रख सके, अन्यथा कमी उभर सकती है। तो जो भी हम लोग को नेचुरली प्रोवाइड है, नेचुरल रिसोर्सेज, उन सब का यूज इस हिसाब से करें कि मतलब फ्यूचर जनरेशन वाले के लिए भी क्या मतलब सब कुछ अवेलेबल हो। जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो नेचुरली हम लोग को मिल रहा है उन सबको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और ये हम काफ़ी ज़रूरी है। जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। इस मृदा के कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। What do you understand by alluvial soil? Which crops can be grown in this soil? आंसर देखते हैं। Rivers of North India which flow from Himalayas to bring a variety of materials including clay and sand and gravel. They deposit their materials called alluvial soil in the plains of the North India. This soil is very fertile and grows many crops and gives a very good yield. Crops like wheat, rice, barley, maize, bajra, jowar, pea, black gram, green gram, soybean etc are grown in alluvial soil. उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से बहती है गाद मिट्टी, रेत और बजरी सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री लाती हैं। वे अपने सामग्री जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसे भारत के समतल में जमा करते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है और कई फसलें उगाती है और बहुत अच्छी उपज देती है। गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मटर, अरहर, चना, काला चना, हरा चना, सोयाबीन आदि जैसी फसल जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाते हैं। अगला है डिस्क्राइब चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन का वर्णन करना है। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड एट द रिजल्ट ऑफ स्मॉल लेवल एफर्ट टू एंड द सेपरेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन ड्यूरिंग द 1970s इन रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी। ये जो चिपको मूवमेंट था वो रेनी नाम के विलेज में हुआ था जो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। यहाँ पे कुछ लोग पहुँचते हैं जो पेड़ पौधा का कटाई करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उन सबको रोका जाता है। द वुमेन इन द विलेज रीच द फॉरेस्ट टू प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज क्लास्पिंग द ट्रीज ट्रंक विद देयर आर्म्स। मतलब पेड़ को जकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि पेड़ को नहीं काटने देंगे। Thus the forest trees were saved. Thus Chipko movement spread across all communities quickly and also taught people that the destruction of the forest affect not just the availability of forest products but also the quality of soil and source of water. तो इस कारण से पेड़ जंगल वगैरह को कटने से बचा दिया गया और पूरे पूरे शहर क्या कहते हैं, पूरे देश में इसका बहुत तेज़ी से बढ़ा ये मूवमेंट और फॉरेस्ट को कटने से बचाया। सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ही इससे नहीं बचे बल्कि क्वालिटी ऑफ सॉइल और सोर्स ऑफ वाटर भी इससे बचे। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा नाम के जो आदमी थे वही पहली बार इसको स्टार्ट किए हुए थे। उसी का आंसर यहाँ हिंदी में है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।
हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस, सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। सोलर एनर्जी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू कैप्चर सोलर एनर्जी। थिन वायर्स ऑफ सीजियम मेटल्स आर अटैच्ड टू दिस प्लेट। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दिस डिवाइसेज द sunlight is directly converted into electricity through photovoltaic combination. It is connected to the appliances by wire. In this way energy obtained without much expenditure. सोलर पैनल में एक बार तो खर्च होता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बचत भी हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। उसमें जो आप लोग ब्लैक कलर का ये स्ट्रक्चर देखते हैं सीजियम में, सोलर पैनल में, वो सीजियम कहलाता है। वो सीजियम के पतले पतले वायर से मिलके बने होते हैं, इसीलिए उसे वो फोटोवोल्टेइक कॉम्बिनेशन कर पाता है, जिस कारण से सोलर एनर्जी जनरेट होता है। अगला आता है समोच्च रेखा क्या है। व्हाट इज कॉन्टोर लाइन। Contour lines are the lines that connect points of equal elevation. The contour lines on the map represent area with equal elevation, that is, they are contours of equal altitude. समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात वे समान ऊंचाई वाली रेखाएं हैं। कंटोर लाइन सिर्फ किसी एरिया पे इक्वल हाइट को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है मैप में। फ्रॉम विच मिनरल्स इज न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। देखते हैं इसका आंसर। यूरेनियम और थोरियम, इन दोनों का जो न्यूक्लियस होता है उनका फ्यूजन या फिजन करवा के हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होता है और उसका काफ़ी अच्छा खासा यूज़ भी हो सकता है। बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए और किसी एक स्रोत का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ बिहार एंड डिस्क्राइब एनी वन सोर्स इन डिटेल। तो बिहार में मेनली दो तरह की एनर्जी पाए जाते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी को यहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बिहार हैज़ ह्यूज 108 पोटेंशियल फॉर नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। To a large extent, the energy requirement in rural area can be met by hydro energy, biogas, solar energy, and wind energy. In Bihar, renewable energy of renewable energy programs and electrification of remote villages through non-conventional source at energy in the state. 92 potential sites have been identified in Bihar where small hydropower projects can be developed. Their total capacity is 46.1 मेगावाट। 46.1 मेगावाट एनर्जी का कैपेसिटी है इनके पास, जो 92 पोटेंशियल्स लगाए गए हैं नए। बिहार हैज़ द पोटेंशियल टू जनरेट 200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सेटिंग अप ऑफ बायोमास बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग कोजेनरेशन स्कीम। अभी तो टोटल कैपेसिटी 46.1% है, लेकिन बिहार में 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का क्षमता है, अगर सही बायोमास बेस्ड पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए तो। इसका आंसर यहाँ पे हिंदी में मिल सकता है। कन्वेंशनल को पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं नॉन कन्वेंशनल को, और यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया। उच्चावच प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन मेथड ऑफ रिलीफ डिस्प्ले। हम लोग मैप देखते हैं तो उसमें अलग अलग कलर का ये निशान से बना रहता है, कहीं ग्रे, कहीं वाइट कलर का रहता है, कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं ब्लू, तो सब अलग अलग चीज़ को बताते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से रिलीफ डिस्प्ले को हम लोग, रिलीफ फीचर्स को बता सकते हैं। मानचित्र पर निम्नलिखित विधियों द्वारा उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण, और दूसरा है रंग विधि का स्तर। रंग विधि से हम लोग अलग अलग स्तर का मान सकते हैं, ठीक। पर्वतीय छायाकरण से होता ये है कि हम लोग देखते होंगे कि मैप में कहीं कहीं पे लाइट वाला एरिया पड़ता रहता है, कहीं कहीं पे छाया जैसा पड़ता रहता है, तो वो छाया मतलब किसी खाड़ी को बताएगा और लाइट वाला जो जगह होगा वो किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र को बताएगा। जैसे कि अगर ऐसा कुछ मान ले, ऐसा कुछ है, तो इस जगह पे ये जो सरफेस होगा वो तो डार्क दिखेगा, ये जो सरफेस है वो तो डार्क दिखेगा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा, और ये जो एरिया है वो उस पर लाइट पड़ेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये ऊंचा जगह है और ये सब जो है वो ढाल वाला जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रंग विधि। हम लोग अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ को बताते हैं, वो तो बताया ही है मैंने।
इसका आंसर यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग। रिलीफ इज डिस्प्लेड ऑन द मैप बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है माउंटेन शेडिंग और दूसरा है कलर मेथड और लेवलिंग कलरिंग। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था पर खनन कार्य के प्रभाव का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन ऑन इकोनॉमी। माइनिंग सब जो किया जाता है उससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। माइनिंग हेल्प्स एक्सट्रैक्ट मिनरल विच एड ए कंट्रीज इंडस्ट्री एज वेल एज डिफेंस नीड। Mining helps extract fuel minerals which aid a country's energy need. Mining also lead to extraction of non-fuel but precious minerals like diamond, gold, which did aid a country's economy. तो माइनिंग वगैरह करके हम लोग को सिर्फ फ्यूल वगैरह ही नहीं मिलता है, डायमंड्स वगैरह, गोल्ड्स वगैरह जो काफ़ी महंगे महंगे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सब माइनिंग के द्वारा ही मिलते हैं, जो कि इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट देते हैं। माइनिंग क्रिएट्स जॉब्स एंड रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। माइनिंग वगैरह कहीं पे किया जाता है तो वहाँ पे जॉब्स वगैरह भी मिलने का चांस होता है। माइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंस लीड टू डेवलप ऑफ अदर कंट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, बूस्ट कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ एज वेल एज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटीज़। तो टाउन्स वगैरह, सिटीज़ वगैरह में ये पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ाता है। हिंदी में उसका आंसर दिया हुआ, खनन अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट। इंडिया में रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करें। उत्तर भारत रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दैनिक यात्रियों का आवागमन के लिए विशेष रेलगाड़ी का परिचालन, बड़े शहर में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन, इंजन में रक्षा कवच की व्यवस्था, रेल संपत्ति एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ, जो पुलिस वगैरह को हम लोग देखते हैं वो जीआरपी या आरपीएफ ही होते हैं, उन सब का व्यवस्था सब रेल परिवहन वाले ही करवाते हैं। मालगाड़ियों में प्राइवेट कंटेनर एवं वैगनों में लगाने की व्यवस्था, पर्व त्यौहार में विशेष अवसरों पर विशेष रेलगाड़ी का परिचालन, जैसे कि कभी कभी फेयर स्पेशल ट्रेन्स वगैरह आप लोग देखते होंगे चलता है, दिल्ली से बिहार, दिल्ली से पटना। कंप्यूटर द्वारा आरक्षण प्रणाली एवं ई टिकटिंग की सुविधा। पहले जैसे टिकट काउंटर पे भीड़ वगैरह लगता था, अब वैसा भीड़ वगैरह नहीं लगता है, हम लोग ऑनलाइन सेवा का यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो सब दिया गया है, वही चीज़ सब इंग्लिश में समझाया गया। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के बारे में हम लोग जाने होंगे कि किसी जगह पे अलग अलग किस्म के जीवों का जो रहन सहन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता का संबंध किसी प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। भारत में 47,000 उपजातियाँ की वनस्पतियाँ एवं 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैसे जाने की वनस्पतियाँ 47,000 है, 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में 2546 किस्म की मछलियाँ, 209 किस्म की उभयचर, 456 किस्म की सरीसृप मतलब जो रेंगते हैं उन लोगों को कहा जाता है, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं। 1232 किस्मों के पक्षियाँ और 390 किस्म की स्तनपायी प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें घड़ियाल भारत छोड़कर एशिया की किसी दूसरी जगह में नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो किसी स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं, अब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो आगे यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये वन्य प्राणी पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि वनों से सभी मानव जीवन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। हम लोग जानते हैं कि वनों से हम लोग को क्या क्या यूजेज होते हैं, वन हम लोग के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, वन्य जीव भी। सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक नॉन मेटालिक सुन के साइंस का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ मिनरल्स का बात किया जा रहा है। तो जानते ही होंगे मेटालिक वैसे मिनरल्स जो इसमें मेटल्स पाए जाते हों, और नॉन मेटालिक वैसे मिनरल्स जिसमें नॉन मेटल्स पाए जाते हों। तो आंसर एक बार सुन लेते हैं, इंग्लिश का आंसर यहाँ से देख ले, हिंदी में समझाते हैं। धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु तत्व कच्चे रूप में मौजूद होते हैं।
धात्विक खनिज आमतौर पर अयोग्य और रूपांतरित चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज धातुओं एवं साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे संवाहक होते हैं। धात्विक खनिज में उच्च लचीलापन पाया जाता है। धात्विक खनिज में सामान्यतः चमक होती है। अधात्विक खनिज अधात्विक खनिजों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज के बारे में हम लोग देख लें। अधात्विक खनिज में कोई भी धातु पदार्थ नहीं होता है। गैर धात्विक खनिज अक्सर युवा वलित पहाड़ों की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। गैर धात्विक खनिज मूल रूप से बिजली और गर्मी के अच्छे कुचालक होते हैं। गैर धात्विक खनिज में लचीलापन की कमी होती है और ये खनिज आसानी से टूट जाते हैं। अधात्विक खनिज में कोई चमक या आभा नहीं होता है। यहाँ पे जो मेटल्स के गुण हैं वही नॉन मेटल के मिनरल्स में पाए जाते हैं और नॉन मेटल के जो गुण हैं वही नॉन मेटल के मिनरल्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन? मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है, उसके बारे में जानते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसल ऋतुओं में भिन्न भिन्न फसलों की बुआई करना फसल चक्रण कहलाता है। मतलब हम लोग एक ही खेत में किसी मौसम में हम लोग धान, किसी में गेहूं या फिर दलहन वगैरह सब लगाते हैं। इसी को फसल चक्रण कहा जाता है। एक फसल ऋतु में बोई गई फसलों द्वारा मृदा से जिस प्रकार का पोषक तत्व अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाता है, दूसरी फसल ऋतु में उसी भूमि पर ऐसी फसल बोई जाती है जो कि पहले फसल द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्व की आपूर्ति कर दे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन वगैरह कोई फसल नाइट्रोजन का काफ़ी यूज कर लेता है, तो हम लोग दलहन वगैरह का खेती करते हैं ताकि दलहन उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दे। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में। इस तरह फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। इसी का आंसर यहाँ इंग्लिश में अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? 1991 में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था से नियंत्रण वाले प्रावधानों का शिथिलीकरण करना है। इसे अनियंत्रण की नीति भी कहा जाता है। निजीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण की जगह निजी क्षेत्र को महत्व प्रदान करना है। वैश्वीकरण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से भारत अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ा। इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने लगी। नए और विदेशी उद्योगों के आने से लोग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुएं प्राप्त होने लगी। कई सेवाएं में वृद्धि हुई। संचार एवं परिवहन सेवाओं में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, परंतु देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर भी औसत रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति वैश्वीकरण के कारण तीव्र हुई। ग्लोबलाइजेशन से हम लोग का जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जगह पर मतलब बहुत सारे जॉब वगैरह भी लगने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और ये दूसरे कंट्रीज के तौर तरीके भी हम लोग अपनाने लगे। नेम 2 कैश क्रॉप्स, 2 फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत के 2 नगदी और 2 रेशे वाले फसलों का नाम बताइए। पहला है 2 कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर। पहला शुगर कैन, दूसरा टोबैको, तंबाकू जो हम लोग देखते हैं इधर उधर। कॉटन हो गया फाइबर क्रॉप्स और जूट ये दूसरा फाइबर क्रॉप्स है। हिंदी में नाम सुन ले। भारत की 2 नगदी फसलें गन्ना, तंबाकू और भारत के 2 रेशेदार फसलें कपास और जूट हैं। आगे बढ़ें। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार। बिहार में होने वाले कृषि की समस्याओं का विवेचना करना है। बिहार में 90% आबादी देहात में रहती है और 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यह राज्य कृषि संबंधित अनेक समस्या से जुड़ रही है। ठीक है, कृषि संबंधित क्या क्या समस्या है उसके बारे में देखते हैं। मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। मिट्टी वगैरह जो हम लोग मिट्टी का कटाव जो कर रहे हैं, भारी वर्षा वगैरह बाढ़ आ जाने की वजह से उसका गुणवत्ता कम होते जा रहा है। घटिया बीजों का उपयोग,
उच्च कोटि का बीज का उपयोग नहीं होने के कारण प्रति एकड़ उपजाऊ अन्य राज्य की अपेक्षा कम है। अन्य राज्यों में क्या होता है कि अच्छे क्वालिटी का बीज वगैरह सब लगाया जाता है, जिस कारण से उन लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। खेतों का छोटा आकार, हमारे राज्य में खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती संभव नहीं हो जाते। जैसे कि हम लोग के यहाँ काफ़ी छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं। छोटे छोटे खेत होने के कारण से बड़ा बड़ा मशीन जैसे पंजाब वगैरह में चलते हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं, वैसे ही छोटे जगह पर तो वो मशीन वगैरह सब काम कर नहीं पाएंगे। इसी कारण से यहाँ पे खेती वगैरह में प्रॉब्लम होता है। बाढ़, यहाँ ये अधिकतर नदियाँ विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसानों की रूढ़िवादिता और सिंचाई की समस्या, सिंचाई वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर जिस साल बारिश वगैरह नहीं हुआ तो खेतों में पानी वगैरह लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आंसर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेम द मेजर मिनरल्स फाउंड इन बिहार एंड झारखंड। बिहार एवं झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम बताइए। कुछ खनिज जिसके लिए बिहार और झारखंड फेमस है उसका नाम देखते हैं। बिहार में लाइमस्टोन, माइका, पायरेट्स, बॉक्साइट और कुछ मात्रा पाया जाता है कॉपर का। झारखंड में माइका, मैग्नीज, निकल, क्वार्ट्ज ये सब पाए जाते हैं झारखंड में। बिहार में चूना पत्थर, अभ्रक, मार्कशिक ये सब इसका हिंदी नाम है। पायरेट्स को मार्कशिक कहते हैं, बॉक्साइट का तो बॉक्साइट ही है, और थोड़ी से मात्रा में तांबा भी पाया जाता है, तांबा का अयस्क वगैरह पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक, मैग्नीज अयस्क, निकल अयस्क और स्फटिक क्वार्ट्ज का हिंदी हुआ। नेम 2 कोल फील्ड्स ऑफ गोंडवाना ग्रुप। गोंडवाना के बारे में जानते होंगे, पहले 2 तरह के ये हुआ करते थे, गोंडवाना और अंगारा लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के कुछ कोल फील्ड्स का नाम बताना है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं। पहला है झाड़िया, दूसरा है रानीगंज। ये दोनों इंडिया के काफ़ी फेमस गोंडवाना ग्रुप के कोल फील्ड सब हैं, कोयला का खदान। हिंदी में देख लें झाड़िया और रानीगंज। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द फूड सिक्योरिटी सिस्टम एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। भुखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए। The public distribution system is a food security system in India that distributes food grains at affordable price. The government has also launched other schemes to provide food security to poor, including टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS। ये PDS वगैरह जो होता है, हम लोग को जो यहाँ पे अनाज वगैरह सब मिलता है राशन सरकार की तरफ से, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो मार्केट के प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि हर लोग उसको यूज़ कर सके या फिर किसी को दिक्कत ना हो खरीदने में। दूसरा स्कीम चला था अन्नपूर्णा स्कीम। 10 kg ऑफ ग्रेन पर मंथ सीनियर सिटीजन को दिया जाता था। अंत्योदय अन्न योजना में 25 किलो राशन पर मंथ BPL फैमिली वाले को दिया जाता है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है जिसको कहते हैं ICDS, वो 6 साल के बच्चों तक न्यूट्रिशन या फिर हेल्थ का जो कमी है उसका चेकअप्स वगैरह सब रेगुलरली करवाते हैं। इसका आंसर हिंदी में देख सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर? व्यापारिक कृषि का मकसद बाजार में फसल बेचना होता है। व्यापारिक कृषि में फसलों को सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है। इसमें बड़े जमीन, मजदूर और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब सिर्फ बाजार वगैरह में बेचने के लिए ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर कोई खेती किया जाता है तो वो व्यापारिक रूप से होगा। ठीक है, और वैसे रूप को क्या कहेंगे? व्यापारिक कृषि कहेंगे। अगला है निर्वाहक कृषि। अगर कोई इंसान खुद के लिए खेती कर रहा है, खुद के अनाज प्राप्त करने के लिए खेती कर रहा है, तो उसको हम लोग निर्वाहक कृषि कहेंगे। जैसे कि निर्वाहक कृषि का मकसद परिवार की ज़रूरतें पूरी करना होता है। निर्वाहक कृषि में पारंपरिक तरीक़ों से खेती की जाती है। इसमें कम लागत लगाकर फसल उगाई जाती है। इसमें हल, बैल, कुदाल जैसे पारंपरिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जो अब ट्रैक्टर वगैरह, आजकल तो ट्रैक्टर का यूज़ हर जगह पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बैल, कुदाल ये सब तो अब दिखना बंद हो गया हुआ है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
निर्वाह कृषि में किसान अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़े, आश्रय और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें उगाती है। इसे आत्मनिर्भर खेती भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन को इंग्लिश में बताया गया है, आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। इंट्रोड्यूस मुंबई हाई ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दे। 1973 में बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं, द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल का वेधन कर तेल निकाला गया। यहाँ तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे दूरी होगा, देख लीजिएगा। यह सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1947 से तेल उत्पादन शुरू किया। आज भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है। In 1973, oil was extracted by drilling the bottom in the Arabian Sea near the Mumbai island. This oil field is famous by the name of Mumbai High, which is at the distance of 115 km from the coast. A water platform named Sagar Samrat has been built here, which provide the facilities for oil exploration. It is a manufacturing oil producing center of Maharashtra. Oil production started in 1974. Now इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं उन सबको आप ज़रूर याद कर ले, वो गेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस चैनल को, ताकि दूसरे लोग भी इससे मदद ले सकें। धन्यवाद।